नमस्कार विद्यार्थियों। कल की कक्षा में हमने हिंदी के बसंत भाग 2 के अध्याय 8 जो कि एक कविता है जिसका नाम है श्याम एक किसान का अध्ययन किया था, जिसमें कविता, उसकी व्याख्या तथा कठिन शब्दार्थ के साथ साथ 2 प्रश्न भी देखे थे। आइए आज की कक्षा में आगे के प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। यानी कि जैसे इस कविता में मोर के बोलने पर ऐसा प्रतीत हुआ हो जैसे मोर ने पुकारा है या मोर कह रहा है कि सुनते हो। ऐसे ही नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनको भी 1 या 2 शब्दों में बांधना है, यानी उनकी बोली को कि इनमें से कौन सा पक्षी क्या कहकर पुकार रहा है। कबूतर, लो भाई अपना खत लो, यानी कि कबूतर भी इस प्रकार का संबोधन कर सकता है अनुमान के आधार पर, कल्पना के आधार पर। कौआ, सुनते हो घर में मेहमान आने वाले हैं। मैना, कैसे हो। तोता, राम राम भाई। चील, अरे वह देखो नीचे क्या पड़ा है। हंस, मेरी तरह शांत रहो। अगला प्रश्न है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। यानी कि ये जो कविता बताई गई है इसके अंदर चित्रित यानी इसको चित्र भरने के लिए इसके अंदर कौन कौन से रंगों का प्रयोग करना होगा। उत्तर, तो इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, लाल, सफ़ेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी आदि अनेक रंगों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला 5वां प्रश्न है, शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए। यानी कि नीचे नाम दिए गए हैं और पता करना है कि ये शाम के समय क्या क्या करते हैं। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान और बच्चे। तो इसका उत्तर हो सकता है शाम के समय पक्षी है वो अपने अपने घोंसले में लौट आते हैं। यानी कि शाम के समय पक्षी है वो अपने घोंसले में लौट आने की कोशिश करते हैं। खिलाड़ी हैं वो अपने खेल को समाप्त करके आराम करते हैं। फल वाले हैं वो अपना सामान जल्दी से बेचकर घर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं। माँ अपना काम समाप्त कर घर वालों के घर आने की प्रतीक्षा करती है। पेड़ पौधे वे भी विश्राम करना चाहते हैं। पिताजी दफ्तर से घर लौटते हैं। दफ्तर से हो या किसी भी काम से गए हुए हो तो शाम के समय घर लौटते हैं। किसान दिन भर परिश्रम कर अपने बैलों के साथ घर की ओर लौटता है। और बच्चे तो आप भी बता सकते हो शाम के समय क्या करते हैं, खेल या फिर अभ्यास करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटमुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टी वी टी टूट टूट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। यानी कि इसमें एक सुमित्रानंदन पंत जी की कविता लिखी हुई है, उसमें भी शाम का वर्णन है, और एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने भी कविता लिखी है जिसमें भी शाम का वर्णन दिया गया है। इन दोनों कविता में आपको क्या अंतर लग रहा है वो बताना है। उत्तर, सर्वेश्वर दयाल जी की कविता और सुमित्रानंदन पंत जी की कविता दोनों में ही संध्या दृश्य का वर्णन किया गया है। यानी कि दोनों ही कवियों ने अपनी अपनी कविताओं में शाम का यानी संध्या का वर्णन किया है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ सर्वेश्वर दयाल जी ने संध्याकालीन दृश्य में एक किसान को प्रधानता दी है, वहीं सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी कविता में चिड़ियों की आवाज़ को अपनी कविता में महत्वता दी है। यानी कि सर्वेश्वर दयाल जी ने तो अपनी कविता में एक किसान को प्रधानता दी है, वहीं सुमित्रानंद पंत जी ने अपनी कविता में चिड़ियों की आवाज़ की महत्वता बताई है। आगे प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ख,
सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। ग, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। घ, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। अंग, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। च, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? उत्तर, इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर, गल्ले, छोटी, नन्ही आदि संज्ञा एवं विशेषण शब्द हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए 2 संदर्भ यानी कि 2 वाक्य रचिए। आंधी शब्द है, दहक, सिमटा। उत्तर, सबसे पहले आंधी शब्द को लेते हैं और इस शब्द से वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य है, शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी। दूसरा, वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दूसरा शब्द है सिमटा। वाक्य, बच्चा माँ की गोद में सिमटा बैठा था। दूसरा, सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमट कर बंद होने लगे। शब्द है दहक। वाक्य, अंगीठी में आग दहक रही थी। दूसरा, सोमेश गुस्से से दहक रहा था। पाठ के कुछ अन्य प्रश्न क्या है? किसे अंगीठी बताया गया है और क्यों? यानी पाठ में अंगीठी है वो किसे बताया गया है और क्यों बताया गया है? उत्तर, पलाश के जंगल को अंगीठी बताया गया है क्योंकि पलाश के लाल लाल फूल आग की तरह प्रतीत होते हैं। प्रश्न ख, किसको किस रूप में चित्रित किया गया है? यानी कि इस कविता में किसको किस रूप में चित्रित किया गया है? उत्तर, पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को एक चादर के रूप में, पलाश के जंगल को दहकती अंगीठी के रूप में, डूबते सूरज को चिलम के रूप में तथा आकाश को किसान के साफे के रूप में वर्णन किया गया है। यानी कि इस कविता में पहाड़ को किसान के रूप में बताया गया है, नदी को चादर के समान, पलाश के जंगल में जो आग दहक रही है उसको अंगीठी के समान और डूबते हुए सूरज को चिलम के समान और आकाश को यानी कि बादलों को किसान के साफे के रूप में वर्णन किया गया है। प्रश्न ग, अंधकार दूर चिमटा कैसा लग रहा है? यानी कि अंधकार जो है वो दूर सिमटा कैसा लग रहा है? उत्तर, अंधकार दूर सिमटा भेड़ों के गले के समान लग रहा है। घ, इस कविता में किस वातावरण का चित्रण है? उत्तर, इस कविता में जाड़े की संध्या के वातावरण का चित्रण है। प्रश्न अंग, दूर फैला अंधकार कैसा दिख रहा है? यानी कि दूर फैला हुआ अंधकार है वो किसके समान दिख रहा है? उत्तर, दूर फैला अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा दिख रहा है। ये सभी प्रश्न हिंदी की नोटबुक में करने हैं। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्नों के उत्तर स्वयं करें। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।